इजराइल की घटना बेहद निंदनीय है। बेकसूरों की जान भी जा चुकी है। क्या कुछ रहेंगे इससे? देश से संबंधित हालात, किस देश को होगा फायदा, किस देश को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, बात कर लेना चाहेंगे रक्षा विशेषज्ञ सर। जिस तरीके की घटनाएं इजराइल में हो रही है, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? किस तरीके से वहां पे शांति बन पाएगी जिससे ऐसी घटनाएं रुक पाए वहां पे? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये तो सब जिनके मन सफा होते हैं, जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो चीज धर्म के बेस पे बनाई जाती है वहां कभी शांति नहीं होती। धर्म के बेस में, धर्म के डिवीजन के बेस में, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जैसे कि कश्मीर, वही इजराइल की वही बात है। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब धर्म के बेस पे जो चीज बनती है, वहां डिवाइडिंग लाइन बहुत स्ट्रांग होती है। यही है अरब इजराइल का प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हमास के जो युद्ध हुए हैं, ये सालों से 2005 से चलते जा रहे हैं। और इनकी जब स्थापना हुई थी 8 में, और उसके बाद में 10 अभियान ऐसे हो चुके हैं। ये अब चल रहा है। इजराइल कहता है हम बहुत बदलाव उठाएंगे। वो इसलिए कि एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ जू रिलीजन है, और सपोर्टेड बाय क्रिश्चियंस। ये वॉर ऑफ क्रूसेड्स का माहौल है। बट ऊपर से कोई नहीं बोलता, सबको बोलने में शर्म आती है। अंदर से जो फायदा उठा रहे हैं, आर्म्स बेच रहे हैं, ऑयल की बिजनेस कर रहे हैं, ये सारा का सारा गेम चलता रहेगा। लेकिन तो सर, आपने कहा कि धर्म को लेकर के जहाँ पे चीजें हो जाती हैं, अरब और इजराइल के बीच में क्या धर्म का ही पूरा मुद्दा आता है, या फिर जमीन हड़पने का, जैसा कि चीन के मामले में देखा जाता है? ऐसा है, धर्म के नाम पे कोई लड़ाई नहीं होती जब तक आप जमीन न हड़पो, नहीं तो कोई मीनिंगलेस होती है। हवा में तलवार चलाने से कुछ नहीं होता जब तक तलवार किसी की गर्दन पे न बैठे। तो वही बात है, कब्जा बात है। सारी दुनिया की लड़ाई आप लिख के लिख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूं। आपको बताया गया, जर जमीन पे होती है। जर और जमीन की बेसिक लड़ाई होती है। जोरू का तो अलग रोल होता है, वो अलग बात है। जर और जमीन, सारी लड़ाई, यूक्रेन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कश्मीर, पाकिस्तान, सारा है रियल एस्टेट, यानी कि जमीनी कब्जा है। और सबसे तरीका आसान है लोगों को अपनी तरफ करने का, रिलीजन। वो रिलीजन के बेस पे कब्जा कर लिया है। वो अब मामला चल रहा है। ईरान जो है इसमें घुस गया है। ईरान अपना जो देश है वो शिया सुन्नी के डिफरेंस पे वहां का कार्यक्रम करेगा। बाकी कंट्रीज भी कार्यक्रम कर रही हैं, बट कई इस्लामिक कंट्रीज संभलने लग गई हैं। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इनको पता है कि हमारा भला कहाँ है। ये इनका जो है रेनिस, एक किस्म से इनका मेंटल उत्थान हो रहा है। ये इनको अब क्लियरली समझ आ रहा है कि ये मुल्ले और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे को भड़का रही हैं। लेकिन सर, जैसे भारत और चीन में भी कब्जा वाली बात आई, आपने कहा जड़ और जमीन, यही स्थिति अरब और इजराइल में भी देखने को मिली। लेकिन मानसिकता, आप कह रहे हैं कि कई देशों में विकास हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मानसिक विकास की ही है, क्योंकि जड़ जमीन के बाद आपने कहा धर्म से लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। देखिए, जड़ जमीन को हासिल करने के लिए धर्म एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर धर्म नहीं हो, जैसे रशिया और यूक्रेन में धर्म कहाँ था? रशिया और यूक्रेन में और रीजन है, बट वहां पर डिवाइडिंग लाइन ऑलरेडी है। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमने वो जमीन हासिल करनी है, तो उन्होंने जमीन हासिल करी है जात के ऊपर, कि ये लैंग्वेज। कोई दूसरा फिर डिफरेंस आता है जात या लैंग्वेज, कि हमारे एथनिक ग्रुप हैं। हालांकि चर्च एक है दोनों की, पर हमारे एथनिक ग्रुप है। धर्म, जाति, भाषा, जैसे कि इस्लाम में जिया और शिया और सुन्नी की बात है। अगर आप सबको, सारी दुनिया को शिया बना दो, फिर 15 साल में लड़ाई शुरू कर देंगे। वो अपना अपना ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी की सारी बेसिकली जो रिलीजियस हेड्स हैं वो लड़ाई कराते हैं जमीनी कब्जा करने के लिए। जमीनी कब्जा इसलिए होता है कि उससे आपको फायदा मिलता है, जर से फायदा मिलता है। आपके बैंक भरते हैं, ये सबके बैंक भरते हैं, सबके मोटे मोटे हैं, सब आप देखेंगे। जो सैकड़ों लोगों की जान गई, जो लोग घायल हो गए, खूनी घटनाएं जो हो रही हैं। आपको मैं बता दूं, आपने इतना, आप बिफोर यू आस्क मी, आई टेल यू, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट सैकड़ों। ये सिर्फ मीडिया में अच्छा लगता है, निबंध में प्राइज लेने के लिए ये बात। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
आप देख लीजिए जितनी लड़ाई हुई है, रुवांडा में क्यों नहीं किसी ने कुछ किया, सोमालिया में क्यों नहीं किसी ने कुछ किया। ये सारे ये जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पॉलिटिकली ऑपरेटेड है, और पॉलिटिकली ऑपरेटेड तब होती है जहां पे पॉलिटिकल फायदा होता है उनका। तो ये आप बात मान के चलिए, कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती कि हमारा दिल रो रहा है। और तो या आप इंडिविजुअल एक इंसिडेंट को देख के दुखी हो सकते हैं कि एक बच्चा रो रहा था रोटी के लिए या जल रहा था, वो दर्दनीय स्थिति हो सकती है, पर वो किसी में भी हो सकती है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं, दिस इज अ प्योर फाइट ऑन बेस ऑफ रिलीजन टू ऑक्यूपाई द टेरिटरी। यहाँ पे इजराइल का वहां होना इनको भाता नहीं है, कहते हैं ये दूसरे धर्म के हैं, इनको यहाँ होना नहीं चाहिए था। सारी लड़ाई इस पे है बस। जी, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए, और साथ ही ये भी कहा गया कि ये युद्ध है, इसे सामान्य स्थिति ना समझा जाए। आप इस समय बात कर रही हैं कि भारत क्या कौन सा पक्ष लेगा। भारत, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि भारत की स्थिति जो है वो रिलीजन के ऊपर नहीं जाती, हमारी नहीं जाती। अगर रिलीजन पे जारी होती तो फिर भारत इतना तड़पता नहीं, क्योंकि हमारा रिलीजन कोई नहीं है। मैं अब व्याख्यान नहीं करना चाहता, भारत हिंदुइज्म एक रिलीजन ही नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, हम कहीं हमला नहीं इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारे को जरूरत नहीं पड़ती थी। जरूरत पे होती है, जब आपको जरूरत, जब आपके घर में खाने को नहीं है तो आपको फिर कहीं ऑक्यूपाई करना है, लड़ाई करानी है, उसका हिस्सा मारना है, ये बात है। तो भारत इस समय तटस्थता का पक्ष लेगा और इस समय लोगों को इकट्ठा करके राइट माइंडेड कंट्रीज को लेके एक किस्म से विवेक का इस्तेमाल करा के कि अब हमको लड़ना नहीं चाहिए। जैसे उसने रशिया को भी बोला यूक्रेन में, यहाँ पे भी बोलेंगे, भारत जरूर करेंगे, पर क्वेश्चन है किस तरीके से कराएंगे। उसको कराने के लिए जो मेथोडोलॉजी है वो ढूंढनी पड़ेगी। G20 के बाद भारत की स्थिति बहुत हाई हो गई है, और G20 और जो हमारा जो चंद्रयान और इत्यादि के बाद है, और G7 और जितना भी है, हमारी जो है सब इस बार जो छवि बहुत मजबूत है, लोग हम पर सुन रहे हैं। इंडो पैसिफिक जोन में, स्ट्रेटेजिक एरिया में लीडरशिप मिल रही है, तो इसलिए भारत का इस समय वहां होना बहुत जरूरी है। अब किस तरीके से जाएं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और यहाँ पे घुसे, क्योंकि अमेरिका इजराइल को स्ट्रांग देखना चाहता है। चाइना के जो रिएक्शन है, अब आप मेरे बारी बारी से पूछें कि चाइना का रिएक्शन होगा। मैंने जो OBR और BRI प्रोजेक्ट बनाया, उनका कहां पर नुकसान तो ना हो जाए, क्योंकि मैं देखूं, और भारत वहां पे घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसने कि इंडिया यूरोप का जो प्रोजेक्ट अभियान शुरू किया है, मल्टी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयर लैंड एंड सी वाला सिस्टम, मैं उसको किस तरीके से नेस्ता नबूद करूं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी। एक अंतिम सवाल सर कि आखिर इन सब से फायदा किस देश को होगा और कौन सा देश इसका खामियाजा भुगतेगा। अब आप अंतिम सवाल कहने से आप अपने हाथ मत बांधिए, पूरी बात करिए कि इस समय किसका फायदा है। इस समय फायदा है जो जिन कंट्रीज के समान, यार इसको मैं बंद कर दूं यार, हमने बंद नहीं किया, सॉरी यार, लगता टाइम मुझे, ये बंद कर देना बेटा। जी सर, इस समय क्वेश्चन सवाल ये है सर कि इन सारी घटना से फायदा किस देश को है और खामियाजा कौन सा देश भुगतेगा। खामियाजा तो भुगतेगा जिसका नुकसान हो रहा है, वो तो खामियाजा भुगतेगा। फायदा उसका होगा जिसकी कंट्री के आर्म्स बिकेंगे, जिसको ऑयल मिलेगा, जिसको सारा की सारे आगे की तिजारत, अगर इजरायली ऑक्यूपाई उनको निकालता है तो बाकी कंट्रीज जो हैं, जो एंटी इस्लाम हैं, वो अपना काम करेंगे और उनका नुकसान होगा। नहीं तो अगर इजराइल हारता है तो दूसरी पार्टीज का, ईरान का, टर्की का, ये अपना अभियान शुरू करेंगे बेसिकली, और अभियान शुरू करेंगे धर्म के नाम पे, ताकि लोग उनके साथ मिले रहें। अगर धर्म हटा देंगे तो लोग उनके साथ नहीं मिलेंगे। लोगों को साथ करने के लिए आपको इलेक्शन जीतने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारे का सारा गेम उनका होगा। अब कंट्री कौन सी है, अगर इजराइल आगे बढ़ता है तो अमेरिका और उसके एलाइज का फायदा होगा, वो सब के सब आगे आएंगे। जो टर्की बीच में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने ज्यादा मुंह खोला तो यूरोपियन यूनियन की सीट हार जाएगा, तो वो भी चुपचाप बैठा हुआ है।
चाइना और रशिया अलग से देख रहे हैं। रशिया चाहता है कि मामला ऐसा रहे कि अमेरिका आगे ना बढ़ पाए। चाइना चाहता है मेरा सब कुछ चलता रहे, तो रशिया बिल्कुल पीछे रहेगा इन सपोर्ट ऑफ चाइना। चाइना डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। चाइना जहां तक हो सके तो वो हमास को वेपन भी देगा, ईरान को कहेगा कि तुम और वेपन सप्लाई करो। ये सारा का सारा चाइना गेम करेगा। ईरान अपना शिया सुन्नी को लेके यहाँ पे फिट बैठा रहेगा। आगे और भी ये थमेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। ये इसको रोकने का एक ही तरीका है, जब लाइक माइंडेड पीपल तटस्थता लेके आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी जिनकी स्टेचर वो हाई है, और रिलीजियस लीडर्स को लेके आए, क्रिश्चियन, इस्लामिक और बाकी लीडर्स की एक कमेटी बनाएं, ताकि किस तरीके से यही नहीं जहां जहां पे इन बात में लड़ाई हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे आग को सिमर डाउन किया जाए, गर्मी कम की जाए। एकदम से नहीं कम होगा, पर फिर भी किस तरीके से अच्छे हालत पैदा किए जाएं, वो बहुत जरूरी है। तो जो मौजूदा हालात हैं, क्या लग रहा है अभी? और मौजूदा हालात में प्लीज सुन लीजिए ध्यान से। इजराइल अब अपने एयर अटैक शुरू करेगा। अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट से वो जितनी जमीन को डिस्ट्रॉय करके, टारगेट को डिस्ट्रॉय करके फायदा कुछ नहीं होगा जब तक उसकी आर्मी कब्जा नहीं करेगी। जब तक आर्मी नहीं कब्जा करती, जीत कभी नहीं होती, क्योंकि वो एक टेरिटरी आपके अंडर आएगी। जब टेरिटरी इजराइल के अंडर आएगी, नेगोशिएटिंग टेबल में वो आएंगे रो रो के। यानी अभी और इसी तरीके की हिंसाएं होती रहेंगी। हिंसा को मैं नहीं जानता, ये शब्द मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। हिंसा के नाम का कोई शब्द नहीं है। यानी जो अभी घटनाएं हो रही हैं, खूनी घटनाएं अभी होती रहेंगी। धर्म की बात है। यही बात अगर मैं आज गीता में कृष्ण भगवान से जाके पूछूं क्या करेंगे, वो यही कहेंगे कि अस्त्र उठाओ और बड़ी वहां पे जाके लड़ाई करो। तो ये थोड़ी कहेंगे कि हरिओम शुरू कर दो, वो यही कहेंगे। तो इजराइल किसका इंतजार कर रहा है आखिर? इजराइल यही है। इजराइल इस समय इंतजार कर रहा है कि मैं अब ऐसा मौका ढूंढूं कि दाव लगाऊं, कि अब तो वो तैयार बैठे हैं, सबके सब तैयार बैठे हैं। इजराइल पकड़ा गया क्यों? क्योंकि यौम किपुर में धार्मिक टाइम था, ये भी धार्मिक टाइम था। ये लोग थोड़े सुस्त पड़ गए और उन्होंने फायदा उठा लिया। आयरन डोम के ऊपर, आयरन डोम का आपने पूछा नहीं, आयरन डोम का वो इंस्ट्रूमेंट है, वो प्लेस है जिससे कि एयर डिफेंस होता है अगेंस्ट रॉकेट्स। उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करो तो फिर वो पूरा सक्सेसफुल काम नहीं करता। ये प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने चूक कर दी। पर इस तरह में लड़ाई की टैक्टिक्स भी हमारे से चेंज कर दी। उन्होंने बाई एयर पैराग्लाइडर्स के साथ आके हमला किया, जो कि असली करना चाहिए। पैराग्लाइडर का फायदा तब होता है जब टैक्टिकल बैटल एरिया में इन्फेंट्री उसका यूज करती है, वो उन्होंने किया। अब देखिए उन्होंने जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, पर उन्होंने गलती ये की, बे इंतहा उन्होंने अत्याचार किए औरतों, बच्चों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर। जिस तरह से अत्याचार और दुर्व्यवहार किया, उससे और प्रिजनर लिए, उससे दुनिया की जो के आगे उनकी छवि नीची हो गई है। तो इस समय इजराइल का पलड़ा भारी है मॉरली। अब इजराइल कब करेगा ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को इजराइल की बैटल प्लान नहीं पता। वो बैटल प्लान क्या होंगे, कैसे होंगे, वो इजराइल कहां ठोकेगा अटैक, किस टाइम ठोकेगा, वो उसकी चूजिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी से। तो इजराइल में जो इस वक्त के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन जड़ और जमीन को लेके इस तरीके से युद्ध होते आए हैं, इसका इतिहास भी गवाह है। और जड़ जमीन के लिए धर्म को सबसे बड़ा माध्यम और मुद्दा बनाया जाता है, और इसके लिए कमेटी का जब तक गठन नहीं होगा तब तक इस तरीके के युद्ध पर लगाम नहीं लग पाएगी, ऐसा प्रफुल्ल बख्शी जी का कहना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ स्थिति पूरे विश्व की देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।